हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम डिकेंस कुमार सिन्हा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे थे, बीपीएससी का मेंस का ज्योग्राफी ऑप्शनल हम लोग कर रहे हैं। तो उसी में ये हम लोग आज ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है। जब आप क्वेश्चन देखिएगा और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखिएगा और जब आप सिलेबस देखिएगा ना, तो उसमें अर्थ मूवमेंट का एक टॉपिक मेंशन है। बट अभी देखा गया है ना कि अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना, उसमें कभी भी इसका क्वेश्चन उतना स्पेसिफिक रूप से पूछा नहीं है। तो बट फिर भी हम लोग इसको बारे में थोड़ा सा एक ना स्मॉल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि अभी सपोज एग्जाम में आ गया और हम लोग को अटेम्प्ट करना पड़ गया इसी क्वेश्चन को हम लोग को मजबूरी में, तो एटलीस्ट कुछ जानकारी रहेगा ना, तो हम लोग कर लेंगे। तो ये देखते हैं गाइस, हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी देख रहे थे, उसमें अर्थ मूवमेंट था। ये हम लोग देखते हैं ना कि अर्थ मूवमेंट में क्या हम लोग पढ़ते हैं ना कि अर्थ के अंदर या अर्थ के बाहर जितना भी तरह का एक्टिविटी होता है ना, उसके लिए दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। एक अर्थ के ऊपर हो चाहे अर्थ के नीचे हो, कोई भी लैंड फॉर्म्स या तो बनता है इसका, या तो कोई लैंड फॉर्म्स इसका या तो बनता है या ये लैंड फॉर्म्स इसका मतलब या तो इसका डिस्ट्रॉय होता है या फिर से डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से बनता है। कोई भी एक्टिविटी होता है ना, इसमें फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। जो अर्थ पे कोई भी एक्टिविटी होता है ना, इसके लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसको हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यही देखते हैं कि फोर्सेस जो अफेक्ट करता है अर्थ क्रस्ट को मैंने अर्थ के जो क्रस्ट है उसको जो फोर्स हमारा जो उसको अफेक्ट करता है ना, दो तरह का होता है। इंडोजेनिक फोर्सेस बोले तो अंदर से जो अर्थ के ना अंदर से जो ओरिजिनेट होता है, और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के बाहर जो लगता है। तो हम लोग को ना इंडोजेनिक फोर्सेस है ना, वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। एक्सोजेनिक फोर्सेस नहीं पढ़ना है। एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब क्या हो गया, हम लोग को देखते हैं ना कि हम लोग देखते हैं रिवर देखते हैं, ठीक है, रिवर वाटर हो गया ना। हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, अंडरग्राउंड वाटर हम लोग को हो गया। अंडरग्राउंड वाटर कितना ऐसा फोर्स है, कैसे, क्योंकि इंडोजेनिक प्रोसेस जो होता है, इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण कुछ प्रोसेस है जो होता है जिससे कारण लैंडफॉर्म्स बनता है, जैसे रिवर वगैरह है ना, एयर है ना, एयर के कारण जो होता है ना, एयर के कारण देखोगे कि बहुत कुछ होगा ना, जो कि हवा आती है ना, तो बहुत सारा जो मतलब कि जो भी सैंड्स वगैरह है या जो भी है उसको उड़ा के लेके जाती है, कहीं जाकर जमा कर दे, डिपोजिट कर देती है, उससे कुछ लैंडफॉर्म्स बनता है। तो ये भी एक फैक्टर है। एयर है, अंडरग्राउंड वाटर है। अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, जब कास्ट टोपोग्राफी जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है ना, अंदर की तरफ फ्लो करते जाता है ना, अंदर की तरफ फ्लो करते करते खोखला कर देता है अंदर की जमीन को। और ऊपर से दिखता है कि ऊपर से कुछ दिखता है कि अंदर से तो खोखला है, ऊपर से लगता है कि सब कुछ ऊपर से सब कुछ तो प्लेन है, बट वहाँ पे जब आदमी जाता है तो अंदर धंस जाता है वो जमीन। होता है ना ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड वाटर है ना, वो एक्टिविटी करते रहती है नीचे कुछ, उसको वहाँ पे डिग्रेड करते रहती है अंदर के सॉइल को। तो रिवर हो गया, रिवर वाटर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, एयर हो गया। इस तरह से बहुत सारा जो फैक्टर है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है ना, जो प्रोसेस करती है ना, उसमें ये सब आता है, एक्सोजेनिक प्रोसेस। इसके कारण से जो भी लैंडफॉर्म्स बनता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, इसको बोलते हैं कि डेनुडेशनल फोर्सेस भी बोलते हैं, जो कि डेन्यूएट करता है कोई चीज को, या फिर डिस्ट्रक्शनल फोर्सेस जो कोई चीज को डिस्ट्रॉय करता है। अब इसमें दो टर्म आता है, एक वेदरिंग आता है, एक इरोजन आता है। ये समझना बहुत जरूरी है, वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है। यहाँ पे मैं फोर्स कर रहा हूँ तो ये समझना बहुत जरूरी है। वेदरिंग होता है ना, इन सिटू प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं इन सिटू प्रोसेस। इन सिटू बोले तो अगर कोई स्टोन है, कोई माउंटेन है, उसके माउंटेन के नीचे में, उसके रूट के पास में, उसके जड़ के पास में, माउंटेन के नीचे उसके वैली में कोई ये है हमारा, कोई पत्थर पड़ा हुआ, कोई स्टोन पड़ा हुआ है। इसी को एयर के कारण, रिवर वाटर के कारण, या मतलब अंडरग्राउंड वाटर के कारण, जो भी वेदर के कारण, जिस कारण से भी यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय होता है, टूट जाता है ये, और टूट के यहीं पे बिखरा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं वेदरिंग। बट इरोजन क्या है, इरोजन में है कि इसको तोड़ेगा यहाँ पे, अब तोड़ करके ना कहीं और लेके चला जाएगा। एयर रहेगा तो कहीं और इसको हवा में बहा के ले जाएगा, अंडरग्राउंड इसको रिवर वाटर रहेगा तो रिवर वाटर अपने वैली में बहा करके कहीं और डाउन स्ट्रीम लेके चला जाएगा। तो ये होता है वेदरिंग, मतलब सिर्फ उसको तोड़ करके वहीं पे डिस्ट्रॉय करके वहीं पे छोड़ देना, वहीं पे उसको डिलीवेट कर देना, वहीं पे उसको तोड़ना। और इरोजन मतलब होता है वहीं पे उसको तोड़ना और साथ साथ उसको फ्लो करके कहीं और लेके जाना, डिपोजिट कर देना, या कहीं उसको और लेके जाना। ठीक है ना, ये दो प्रोसेस है, यही है। हम लोग देखते हैं ना, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लाइफ में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हम लोग देखते हैं इन सिटू प्रोसेस या फिर जो इरोजन होता है, इसी के कारण तो हमारा सॉइल बनता है।
जिसमें हम लोग मतलब कि हम लोग अपना खाना मतलब धान गेहूँ चावल उगाते हैं, या कोई भी बायोटिक सोर्स वगैरह यहाँ पे रहता है, या पेड़ पौधे उगते हैं, तो क्यों उगते? सॉइल में सब इसी से तो सॉइल बनता है, इसी से सॉइल बनता है ना सारा प्रोसेस। और इंडोजेनिक फोर्सेस में दो तरह का फोर्स होता है, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस और सडन फोर्सेस। तो सडन फोर्सेस समझ में आता है, जैसे कि सडन फोर्स मतलब ना जो अचानक से फील हो, जैसे कि वोल्केनो आता है तो एकदम क्या होता है, अचानक से बास्ट होकर के अचानक से धरती के नीचे से मैग्मा आता है, जो उसका जो हम लोग का जो क्या होता है, जो सीमा वाला जो रीजन है होता है ना, जो मेंटल जो होता है, वो वहाँ से क्या होता है, सीधे सीधे एकदम लावा निकलता है मैग्मा का फॉर्म में, और क्या होता है उसको वोल्केनो बोलते हैं, वोल्केनिक फोर्सेस होता है, उससे कारण भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनता है ना। हमारा जो क्रस्ट वगैरह उससे भी हमारा इफेक्ट होता है, तरह तरह का लैंड नीचे से तरह तरह का मटेरियल आता है ऊपर में, डिपोजिट कर देता है, क्रस्ट बन जाता है उससे। अर्थक्वेक में क्या होता है, अर्थक्वेक में भी होता है, कहीं कहीं से देखो कि कहीं कहीं से क्या होगा ना, कि कहीं कहीं से लैंड है ना ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, एक अलग तरह का फोर्स ये है। तो ये भी सडन फोर्स में आता है, जिसके कारण भी हमारा क्रस्ट जो क्या होता है, अफेक्ट करता है हमारा अर्थ क्रस्ट को, करता है ना, कहीं कहीं पे तोड़ देता है क्रस्ट को, है ना, कहीं कहीं पे मोड़ देता है, नीचे से आएगा ना अलग तरीका से रहेगा ना, तो नीचे से उठा देगा जमीन को। तो ये अर्थक्वेक भी हम लोग का ये काम करता है क्रस्ट को ये अफेक्ट करने में, सडन फोर्सेस में दोनों। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस देखें तो इसमें दो तरह का फोर्स आता है डायस्ट्रोफिक में, एक तो आता है इपेरोजेनिक फोर्सेस और दूसरा आता है ओरोजेनिक फोर्सेस। तो यहाँ समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इतना साल तो बस ये इन्फॉर्मेशन था, ये इंपॉर्टेंट है। जो इपेरोजेनिक है ना, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस है। और ओरोजेनिक फोर्सेस है ना, ये माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस है, ये माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस है, ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस है। इपेरोजेनिक क्या है, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, इसमें क्या होता है ना, इसमें या तो ये अपवर्ड होगा और या तो ये डाउनवर्ड होगा। बेसिकली ये जो इपेरोजेनिक फोर्सेस है ना, या तो अपवर्ड होता है और नहीं तो डाउनवर्ड होता है, मतलब वर्टिकल फोर्स है, ये वर्टिकल फोर्स है, कभी हॉरिजॉन्टल काम नहीं करता है। लेकिन जो माउंटेन बिल्डिंग फोर्स है, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स है जो है, ये हॉरिजॉन्टली काम करता है, या तो राइट हो, मतलब या तो हॉरिजॉन्टल में, या तो मतलब कि टेंशन होगा, मतलब खिंचाव होगा, या कंप्रेशन होगा, दबाव होगा, यहीं पे ना टेंशनल फोर्सेस, या तो ये कंप्रेशनल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल में ही काम करेगा, दोनों हॉरिजॉन्टल में काम करता है ना। इसमें क्या है, अपवर्ड फोर्सेस, डाउनवर्ड फोर्सेस, या डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, फोर्स के कारण जो मूवमेंट होगा अपवर्ड मूवमेंट होगा। अब बताओ, अपवर्ड मूवमेंट में अगर होगा, अपवर्ड मूवमेंट में अगर होगा तो कोई लैंड पड़ा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से लैंड है, तो क्या करेगा, इस तरह से उठा देगा, पूरा इतना नहीं उठाएगा, मतलब इतना ऐसा इस तरह से नहीं, ये एक्चुअली मास लेवल पे देखते हैं, सॉरी ये मास लेवल पे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, कि जैसे कोई लैंड है ना, तो लैंड में क्या करेगा ना, बहुत नीचे नीचे लैंड है ना, तो हल्का से इसको इस तरह से बहुत दूर तक उठा देगा ये। अगर समुद्र के नीचे भी है ना, तो समुद्र के नीचे से हल्का सा उठा देगा ऊपर, या समुद्र अगर समुद्र के ऊपर है, सी लाइन के ऊपर है अगर, तो उसको वहां से भी हल्का सा उठा देगा। तो एक तरह से कॉन्टिनेंट का काम करने लगता है। या फिर इसी को क्या करेगा ना, ये अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा ना, तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा ना, तो ये इस तरह से है ना, तो हल्का सा इसे अंदर करके इस तरह से कर देगा। ये अपवर्ड मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। इसमें अगर ये कोस्टल एरिया पे होगा ना, अपवर्ड मूवमेंट अगर कोस्टल एरिया पे होगा, तो क्या होगा, जो हमारा सी के नीचे जो है, सपोज हमारा सी यहाँ पे है, अब यहाँ का यहाँ की सी इस तरह से सी हमारा है, अब अपवर्ड, इसमें अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो क्या होगा ना, ये वाला जो रीजन है ना, लैंड से बाहर आ जाएगा, पानी से बाहर आ जाएगा, और ये सब डूबा यहाँ से इतना बाहर आ जाएगा ना, तो इसको इमरजेंस बोलते हैं, या इसको इमरजेंस बोलेंगे। और लैंड पे होगा ना, तो बोलते हैं इसको अपलिफ्टमेंट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड, लैंड अपलिफ्ट हो गया, ऊपर उठ गया है, लेकिन कोस्टल एरिया में इसको इमरजेंस बोलते हैं। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा ना, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और कोस्टल एरिया में होगा तो इसको बोलेंगे, सपोज लैंड यहाँ था, अब किसी कारण से नीचे आ गया, तो पानी के नीचे ये भी आ जाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा, आएगा ना, इसको बोलेंगे कि सबमर्जेंस ऑफ लैंड कोस्टल एरिया में। इसको जनरल टर्म को बोलते हैं सब्सिडेंस बोलते हैं, सब्सिडेंस नहीं बोलते थे, एक सबसाइड हो रहा है, दो प्लेट टेक्टोनिक है, दो प्लेट है, एक दो ओसेशन प्लेट है, एक प्लेट दूसरी प्लेट तरह सबसाइड हो रहा है, माने कि प्लेट डूब रहा है, तो सब्सिडेंस होता है वो लैंड पे होता है, जो सबमर्जेंस होगा ना वो कोस्टल एरियाज में होगा। ठीक है, समझ आ गया ना। और इससे जो होता है ना, ये जो ओरिजिनिक फोर्सेस है, माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, ये दो तरह का टेंशनल होता है। टेंशन में क्या होगा कि एक दूसरे के साथ टेंशन खींचेगा, बाहर तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, या तो लैंड क्रैक कर जाएगा या फॉल्ट हो जाएगा। क्रैक मतलब क्या होता है कि कोई लैंड है ना, हल्का सा क्रैक हो गया, हल्का सा क्रैक हो गया, क्रैकिंग बोलेंगे। फॉल्टिंग में क्या होता है, हल्का सा क्रैक आएगा। फॉल्टिंग में क्या होगा ना कि पूरा टूट के अलग हो जाएगा। फॉल्ट बहुत ज़्यादा, फॉल्ट मतलब बड़ा फॉल्ट हो गया।
एक्सट्रीम फोर्स लगने का कारण ये होगा, अगर टेंशन एक्सट्रीम टेंशन लग गया ना तो फॉल्ट होगा, हल्का सा टेंशन लगता है तो क्रैक डेवलप होता है, ठीक है ना। एक कंप्रेशनल फोर्सेस में अगर कोई कंप्रेशन के कारण भी ये मतलब कि ऑरोजेनिक हो सकता है, जैसे कि अब इससे कारण माउंटेन बिल्डिंग कैसे होता है बताते हैं। अगर मान लिया कि कोई क्रस्ट है सपोज, ठीक है, अब सपोज इस तरह से ना, सपोज ऐसे देखो ना, इस तरह से कोई ये लैंड है गौतम, और ये लैंड इस तरह से है, और सपोज यहाँ से हमारा ये इस तरह से हमारा टूट गया, ठीक है, तो क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे जाएगा ना, ये टूटने के बाद कोई एक नीचे आएगा ना ये। अगर इसमें टेंशन लगाएंगे हम, टेंशनल फोर्सेस अगर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं से जो कमजोर रहेगा वो ब्रेक होगा ना वो। तो सपोज यहाँ से इसको कमजोर मिल गया तो ब्रेक हो गया, अब ब्रेक होने के बाद सपोज अभी भी हम खींच ही रहे हैं इसको इधर उधर, तो जो खींचेंगे तो टूट गया, तो जो पोर्शन मान लिया कि कोई एक पोर्शन नीचे आएगा ना, तो एक पोर्शन नीचे आएगा, कोई एक ऊपर रहेगा, तो जो नीचे आएगा ना तो ये नीचे आएगा, तो क्या होगा, ये वैली बन जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहाड़ रहेगा, माउंटेन बन जाएगा। अगर कोई आदमी अगर इस रीजन में आता तो कहेगा ना कि नीचे गया हुआ, यहाँ पे वैली है, ये पहाड़ है ना, दिखेगा ना ये। तो ये इस तरह से माउंटेन बनेगा ना यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशनल फोर्सेस में क्या होता है, ये बेंडिंग होता है, ये बेंड हो जाता है। यहाँ पे दो तरह का रहता है, बार्पिंग होता है और फोल्डिंग होता है। बार्पिंग और ये क्या होता है, ये बार्पिंग होता है और फोल्डिंग होता है। बार्पिंग में भी दो तरह का होता है, अप बार्पिंग, डाउन बार्पिंग। तो इसमें ये बेसिकली क्या होता है ना कि बार्पिंग में होता है ना कि एक बार मतलब कि उठता है, अगर माउंटेन बन रहा है ना तो एक बार इस तरह से उठता है, अप बार्पिंग, और डाउन बार्पिंग में इस तरह से समझ रहा है ना, डाउन बार्पिंग। इसमें क्या हो गया कि ये माउंटेन बिल्डिंग है, ये यहाँ पे भी सबमर्जेंस यहाँ भी था, और इमरजेंस सबमर्जेंस यहाँ भी था, बट ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग है, बड़ा लेवल पे ये होता है, कॉन्टिनेंट ये बड़ा लेवल पे होता है। और माउंटेन बिल्डिंग है उतना बड़ा एरिया में नहीं, छोटा छोटा एरिया में समझो कि हाँ कहीं जब लोकल एरिया में माउंटेन बन गया, कहीं लोकल एरिया में कॉन्टिनेंट बड़ा होता है ना, ये एक छोटा सा एरिया में है ये। तो बेंडिंग होगा ना, समझो ना कि इधर से भी हम प्रेस कर रहे हैं, इधर से बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उठ जाएगा ना, या तो ऊपर उठ जाएगा, और नहीं तो ऐसे दबाएंगे तो नीचे उठ जाएगा, उठेगा ना तो माउंटेन बना देगा। फोल्डिंग क्या होता है, फोल्डिंग होता है ना कि तुमको छोटे, फोल्डिंग जब होगा ना, यहाँ अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे ना तो या तो ऐसे जाए, और नहीं तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ऐसे तो हो सकता है इसी एरिया में ऊपर नीचे ऐसे आ जाए, एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो ऐसे आ जाए, ऐसे से आ सकता है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगा। फोल्डिंग का मतलब है कि ना ऊपर नीचे एक ही छोटा सा रीजन एकदम अप डाउन बन गया, ठीक है ना। इसको ऊपर वाला को बोलते हैं एंटीक्लाइन, और नीचे वाला को बोलते हैं, ये नीचे वाला को बोलते हैं सिंक्लाइन। पता है ना ये सब, ये इतना ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। और ये तो मतलब कि पढ़ने की बात है कि अलग अलग टाइप का जो हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप का फोल्ड है, तो कितना तरह का फोल्ड है वो सब एग्जाम में चूंकि पूछता नहीं है तो इतना समझने की जरूरत ही नहीं है। अलग अलग टाइप का फोल्ड है, जैसे सिमेट्रिकल फोल्ड होता है, सिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिक होता है, मोनोक्लाइनल फोल्ड होता है, तो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है गाइस, ये एक्चुअली पीटी में भी काम आएगा ना, कौन कहाँ क्या होता है ये पूछता है, ओरोजेनिक, डायस्टोपिक फोर्सेस, सडन फोर्सेस, ओरोजेनिक, पैराजेनिक, ये पूछता है फोल्ड वगैरह। तो ठीक है गाइस, मैं इतना हो गया। और मैं एक्चुअली कल मैं डेविस पेंक पढ़ाऊंगा गाइस, हो गया है। और जो छोटा छोटा टॉपिक है ना, जैसे कि वोल्केनो है, और जो हम लोग का जो हम लोग का फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स है, एरिड लैंडफॉर्म्स है, जो हम लोग का ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स है, ये सब का नोट्स दे देंगे। अगर किन्हीं को जरूरत होगा, अगर कोई ग्रुप में अगर आकर के कोई अगर चाहते हैं जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ नोट्स दे दूंगा। और जो भी है टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है, जियोमोर्फोलॉजी खत्म होने वाला है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी है, एक डेविस का है, एक पेंक है। ये दोनों अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डेविस पेंक देखेंगे। तो ठीक है गाइस, यहीं पे इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।